Hello students, today we are going to start with the 6th chapter of 9th ICSE Biology. So the name of the chapter is Seed Structure and Germination. Okay, Seed Structure and Germination. So पिछले चैप्टर में हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। तो पॉलिनेशन के बारे में जब हमने देखा था तो उसके एंड वाले पार्ट में हमने देखा था दो पार्ट्स होते हैं। ओके, दो पार्ट्स के बारे में हमने देखा था, एक था ओवरी और दूसरा था ओव्यूल। ओके, एक था ओवरी और दूसरा था ओव्यूल। तो ओवरी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, मतलब ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में, और जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। तो हमको यहाँ से ये पता चला कि द ओरिजिन ऑफ द सीड, मतलब सीड डेवलप कहाँ से हुआ बेसिकली, तो द सीड हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम ओव्यूल, है ना। ओव्यूल याद है आप लोगों को, हमने ऐसे देखा था गाइनोशियम का स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरह से होता है ना। ऊपर स्टिग्मा, नीचे स्टाइल, और उसके बाद क्या होता है यहाँ पर ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। सो ओव्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू सीड एंड ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू। तो इसी तरह से हम लोग ने पिछले चैप्टर में इसको रिवाइज किया था। तो मूविंग फर्दर, तो ओव्यूल will be converted into seed। अब हम लोग सीड के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, सीड स्ट्रक्चर। ओके, तो बेसिकली सबसे पहले तो सीड के पास दो कॉटिलिडॉन्स होते हैं, या फिर जस्ट लिखते हैं कॉटिलिडॉन्स। ओके, कॉटिलिडॉन्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सीड, एंड उसके बेसिस पे हमने सीड को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है सिंगल कॉटिलिडॉन और एक होता है टू कॉटिलिडॉन। सो द प्लांट्स हैविंग सिंगल कॉटिलिडॉन्स आर कॉल्ड एज मोनोकॉटिलिडोनस प्लांट्स, and the ones having two cotyledons are called as dicotyledonous। So इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मोनोकॉट के एग्जांपल है मेज, जिसको हम लोग कॉर्न के फॉर्म में भी बोलते हैं, एंड डाइकॉट का एग्जांपल है बहुत सारे, जैसे ग्राम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस लाइक P, etc. So this was about the classification of seed on the basis of the cotyledons. Okay, तो ये था क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं जब जर्मिनेशन स्टार्ट होगा सीड का, तो सीड का स्ट्रक्चर किस हिसाब से दिखता है। So this is a general structure of a seed. Okay. जो यहाँ पर हमें दिख रहा है, these are cotyledons. Here दो cotyledon हमें दिख रहा है, इसलिए dicot seed। This part, okay, this part is present above the cotyledon। cotyledon के ऊपर है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एपिकोटाइल। एपी मीन्स above। The part present above the cotyledon is epicotyle, and present below is called as hypocotyle। Okay. Now the part at the apex and the part at the bottom, this is called as plumule, and this is called as radicle। Okay, radicle, RADICLA,
okay, so plumule will be converted into shoot system. Shoot means stem, and will be converted into shoot system or germination. जर्मिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन मतलब सीड के अंदर से ये प्लूम्यूल बाहर आ जाना जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन. एंड द रेडिकल विल बी कन्वर्टेड इनटू, ऐसे याद रख सकते हैं, आर से रेडिकल एंड आर से रूट, तो रूट सिस्टम. तो रेडिकल विल बी कन्वर्टेड इनटू रूट सिस्टम, प्लूम्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू शूट सिस्टम. सो दीज आर द पर्टिकुलर टर्म्स, हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल. एंड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन जब रेडिकल ग्रो होगा तब क्या होगा? हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन होगा. तो ऐसे जैसे हाइपोकोटाइल ये वाला पार्ट बड़ा होते जाएगा, ये वाला पार्ट और नीचे जाएगा और रूट सिस्टम का अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगा. सिमिलरली plumule will also move upwards and shoot system will develop and the height of the plant will keep on increasing slowly and steadily. So moving further, हम लोग different type of classification देखेंगे सीड का. Okay, so on the basis of size देखते हैं सबसे पहले. ठीक है, तो on basis of size 3 टाइप का एग्जांपल्स देख सकते हैं. स्मॉल, लार्ज एंड लार्जेस्ट. तो बहुत ही सिंपल है ना. द सीड विद द स्मॉल साइज, उसका एग्जांपल क्या है? पॉपी. पॉपी एक प्लांट होता है ना, जिसका ड्रग्स वगैरह में यूज होता है, उसके सीड्स का. तो पॉपी इज एन एग्जांपल ऑफ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ सीड्स. एंड लार्ज सीड्स का एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं मैंगो का. मैंगो का सीड तो सबने देखा ही होगा, है ना. और सबसे बड़ा मीन्स लार्जेस्ट इज कोकोनट. कोकोनट इटसेल्फ इज अ लार्ज सीड. ओके, तो ये थे 3 एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज. नाउ आगे देखते हैं. पिछले चैप्टर में हमने देखा था एक टर्म आया था एंडोस्पर्म. नाउ व्हाट इज एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म इज द nutritive tissue that nourishes the growing embryo. ठीक है, मतलब जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होकर झाइगोट बना था, तो झाइगोट का क्या होता है? झाइगोट आगे जाके कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में. ठीक है, और ये एम्ब्रियो जाके कन्वर्ट होगा पूरे प्लांट ऑर्गन. ठीक है, प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने. तो ये ग्रोइंग एम्ब्रियो को और ज़्यादा ग्रो होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है. तो न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिलता है? एंडोस्पर्म से. ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? एंडोस्पर्म से. लेकिन हमने देखा था कि सीड पूरी तरह से बनने के बाद कोई प्लांट में ऐसा देखा गया है कि सीड के अंदर पूरी तरह से डेवलपमेंट होने के बाद एंडोस्पर्म या तो है या तो नहीं है ना. किसी में एंडोस्पर्म दिख जाता है, किसी में नहीं दिखता. पिछले चैप्टर में एग्जांपल देखा था. तो बस यहाँ पर लिखते हैं द प्लांट्स which have persistent endosperm. persistent मतलब थ्रू आउट द लाइफ उसमें एंडोस्पर्म होता है. तो इफ द एंडोस्पर्म इज persistent, then the seed is called as endospermic seed. कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड. और उसका दूसरा नाम है एल्ब्यूमिनस सीड. एल्ब्यूमिनस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एल्ब्यूमिनस, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एल्ब्यूमिन. And albumin is the protein or the proteinaceous substance which is very nutritive. Okay, तो albumin से derived है, इसलिए उसको albuminous seed भी बोलते हैं.
and the endosperm is present, if persistent, then it is called as endospermic seed, and if endosperm is absent, if absent, absent मतलब क्या होता ही नहीं ऐसा नहीं, absent means it has been we can say it is non-persistent, that is during the growth of the embryo, जब embryo grow हो रहा था उसने ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया, इसलिए उसके अंदर अभी एंडोस्पर्म बचा ही नहीं है, तो उसे हम लोग कहते हैं इट इज नॉट परसिस्टेंट, सो इट इज कॉल्ड एज और इट इज नोन एज वेरी सिंपल नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। या फिर दूसरा नाम क्या बोलेंगे, एक्स एल्ब्यूमिनस। अगर एंडोस्पर्म था तो एल्ब्यूमिनस, अगर नहीं है तो एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो एग्जांपल देखते हैं इसके कुछ। एग्जाम्पल्स, ठीक है, इसे क्लासिफाई करते हैं एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्म। एक एग्जाम्पल याद रखते हैं। मोनोकॉट्स के अंदर, मोनोकॉट्स मतलब सिंगल कॉटिलिडॉन वाले ऐसे प्लांट जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्टेंट होता है, और डाइकॉट्स या फिर डाइकॉटिलिडॉन्स वाले ऐसे प्लांट जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्टेंट होता है। और नॉन एंडोस्पर्म में भी सेम देखेंगे, मोनोकॉट्स के कुछ एग्जांपल एंड डाइकॉट्स के कुछ एग्जांपल। तो मोनोकॉट्स के कुछ एग्जांपल जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्टेंट होता है, तो उसका एग्जांपल है मेज, ओके। और यहाँ पर डाइकॉट्स का अगर हम लोग देखने जाए तो कॉफी या फिर कस्टर्ड एप्पल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मोनोकॉट्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं और डाइकॉट्स के इन नॉन एंडोस्पर्मिक, ओके। तो सबसे पहले तो डाइकॉट्स में देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। क्या है, ग्राम, ग्राम मीन्स चना, ओके, एंड पी। ग्राम कुछ इस तरह से होता है, देखा ही होगा। तो ये 1 और ये 2, तो डाइकॉट होता है, और इसमें एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है ग्रोइंग एम्ब्रियो, इसलिए इसको हम लोग नॉन एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। और यहाँ पर एग्जांपल क्या होगा, ऑर्चिड्स, ठीक है। So these were about endospermic and non-endospermic seeds. Few examples. Endospermic means the nutritive tissue that will serve the purpose for the nutrition of the growing embryo. And monocots and dicots. Monocots का example क्या है, maize. Dicots का क्या है, poppy seeds. And non-endospermic में monocots का example है orchids. And dicot में बहुत simple commonest gram and pea. ठीक है। तो मूविंग फर्दर और कुछ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स देखते हैं सीड के। तो सीड, द आउटर मोस्ट कोटिंग ऑफ द सीड, कोटिंग ऑफ द सीड is called as seed coat, outermost coating, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सीड कोट। मतलब जो आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर किसी भी सीड का होगा इसको हम लोग सीड कोट बोलते हैं। और सीड कोट का फॉर्मेशन कौन करवाता है, पिछले चैप्टर में था, इसका नाम आया था, उधर भी बताया था, इंटेग्यूमेंट्स। तो इंटेग्यूमेंट्स इज अ स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स द outermost structure of a seed और इट इज कॉल्ड एज सीड कोट। तो सीड कोट का 2 लेयर होता है, एक आउटर
एंड एक होता है इनर। यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं जनरल, दिस इज अ सीड, ये इसका इनर लेयर, तो ये जो रेड से बनाया हुआ है और ये जो एक ब्लू से बना हुआ है, दिस टू आर टुगेदर कॉल्ड एज सीड कोट। सो द वन विच इज आउटर मोस्ट, सीड कोट के दो लेयर, उसमें भी आउटर मोस्ट कौन सा, तो उसका नाम है टेस्टा। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट इज कॉल्ड एज टेस्टा एंड उसके अंदर वाला लेयर इज कॉल्ड एज टेगमेन। सो यहाँ पर भी लिख देते हैं, द आउटर लेयर इज टेस्टा एंड द इनर लेयर इज टेगमेन। तो याद रखना इसको। So the seed is the outermost covering of the seed coat is the outermost covering of a seed which is formed by a structure called as integument। ये दो चीज याद रखना है। एंड सीड कोट का दो लेयर होता है, अंदर और बाहर। तो सबसे बाहर वाला इज कॉल्ड एज टेस्टा एंड द इनर वन इज कॉल्ड एज टेगमेन। सो दिस इज the thing that you need to remember. Few more structure, दो स्ट्रक्चर यहाँ पे रह गए हैं, एक है हाइलम एंड वन अदर इज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एंड हाइलम। ओके, नाउ हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड। अब स्कार क्या होता है, देखो हमने देखा था ये गाइनोशियम जब पढ़ा था पिछले चैप्टर में, ये स्टिग्मा ऊपर, ये बीच में स्टाइल और ये नीचे वाला ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट था ओव्यूल, है ना। तो मान लो ये ओवरी है और यहाँ पर ओव्यूल प्रेजेंट है उसके अंदर। तो ओव्यूल ओवरी से कुछ एक पार्ट से अटैच था, ठीक है। ओव्यूल वाज अटैच्ड ऑन ओवरी। तो जब सीड मतलब ओव्यूल बाहर आ जाता है, ओव्यूल सीड बन जाता है और ओवरी फ्रूट बन जाता है। और वो जब बाहर आ जाता है सीड, तो सम पार्ट ऑफ द ओव्यूल और द सीड इज ऑलवेज अटैच्ड टू द फ्रूट। बट व्हेन दैट पार्ट ऑफ द ओव्यूल व्हिच इज अटैच्ड टू द ओवरी इज रिमूव्ड ऑफ, तो कोई भी पार्ट जैसे देखो ये व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर मैं ऐसे मार्कर स्टिक करके रखता हूँ। जब ये मार्कर मैं निकालूंगा तो इस मार्कर का इंप्रेशन इसके ऊपर आया। तो वैसे ही when the ovule is attached to the wall of the ovary, the ovule after getting removed off during the germination process is released to the outer atmosphere. The seed structure has a यहाँ पर देखते हैं, the seed structure has a scar. Scar means एक impression उसके ऊपर आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम। तो the hilum is a scar on the seed structure where the ovule was attached to the ovary. And micropyle तो बहुत सिंपल है। Micropyle is a pore present, a small hole or a pore present through which water will enter। ठीक है, वाटर एंटर करेगा सीड के अंदर। तो वाटर एंटर करने की वजह से क्या होगा, वाटर अगर सीड के अंदर एंटर कर गया तो उसके वॉल्स के ऊपर, जो सीड है उसके वॉल के ऊपर प्रेशर आएगा। उस प्रेशर की वजह से हम लोग ने पहले डायग्राम बनाया था, प्लूम्यूल ऊपर आएगा, नीचे से रेडिकल नीचे आएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन इज बेसिकली extraction of the plumule and radicle from the seed, so or the growth of the seed on favorable conditions। favorable condition मतलब प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर एटमॉस्फेयर, प्रॉपर ह्यूमिडिटी, प्रॉपर सॉइल कंडीशन मिलने के बाद अगर सीड ग्रो करना स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन। तो उसका बिगिनिंग कहाँ से होता है, माइक्रोपाइल में जब वाटर एंटर करता है तो वो प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वहाँ से बाहर आते हैं। तो दिस वर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द seed that you might have just seen। okay sorry, आगे बढ़ते हैं, मेज के सीड को थोड़ा स्टडी करते हैं। मेज इज तो ये तो जनरल स्टडी ऑफ द सीड था। ओके, अब हम लोग देखते हैं मेज का स्टडी।
मेज का अभी हम लोग डायग्राम बना देते हैं। मेज आपको अभी याद होगा, थोड़ी देर पहले हमने देखा था मोनोकॉट्स के अंदर, है ना, मोनोकॉट के अंदर, और वो भी किसमें देखा था, एंडोस्पर्म। तो नेमिंग कर देंगे। ओके, इसको और अच्छे से मेज को हम लोग क्या बोलते हैं, जी मेज। जी मेज इट इज द बोटानिकल नेम ऑफ द मेज। तो यहाँ पर ये जो ब्लू वाला लेयर है इसका नाम है अल्यूरोन लेयर। अल्यूरोन इज ऑल्सो अ प्रोटीन। ओके, एंड दिस वन, ये वाला जो लेयर है या फिर ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म। इट इज द एंडोस्पर्म of the maize. Okay, it is the endosperm of the maize. Sorry. This part, okay, ये थोड़ा यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये जो पूरा वाला पार्ट है ये तो अल्यूरोन लेयर हो गया, ठीक है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग, एंड इसके अंदर ये था एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म के नीचे वाला पार्ट हो गया, इसको हम लोग नाम देते हैं स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम, तो ये कॉटिलिडॉन है, बेसिकली एक ही कॉटिलिडॉन होता है इसमें। तो द कॉटिलिडॉन ऑफ द मेज इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम, ठीक है। तो एक कॉटिलिडॉन होता है, उसका नाम क्या है, स्क्यूटेलम, एंड एक एंडोस्पर्म होता है जो कि हम जानते हैं इट इज एन एंडोस्पर्मिक सेल। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर ब्लू से मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये वाला, इट इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल, एंड ये रेड वाला है इसको हम लोग बोलते हैं प्लूम्यूल। तो प्लूम्यूल विल कन्वर्ट इनटू शूट सिस्टम, एंड शूट सिस्टम का जो पार्ट है जो शूट सिस्टम में कन्वर्ट होगा प्लूम्यूल, इट इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव टिश्यू और प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल will protect the plumule from any damage. ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर नीचे रेड कलर से जो मार्क किया हुआ है वो है रेडिकल। रेडिकल का स्पेलिंग ठीक से देख लेना, RADICALE, और एक और होता है RADICAL। ये तो केमिस्ट्री वाला हो गया, एंड ये है रूट सिस्टम। तो रेडिकल, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी रेडिकल का एक कवरिंग है जिसका नाम है कोलियोराइजा, ठीक है, कोलियोराइजा। तो याद रख सकते हैं R से राइजा और R से रेडिकल का कवरिंग, है ना, और प्लूम्यूल, अब बचा एक ही कोलियोप्टाइल, तो प्लूम्यूल का कवरिंग इज कोलियोप्टाइल। तो the function of these two layers, that is coleoptile and coleorhiza, is protection of plumule and radical, okay, from any damage or from any environmental damage, so that plumule and radical can be easily converted during germination into shoot system and root system respectively. So this was all about the structure of the maize. आगे बढ़ते हैं। This was all about the structure of the maize seed. Okay. जर्मिनेशन का डेफिनेशन देखते हैं। जर्मिनेशन, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जर्मिनेशन इज डेवलपमेंट ऑफ द सीडलिंग फ्रॉम द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो लिखते हैं यहाँ पर, जर्मिनेशन इज द development of the seedling
फ्रॉम द एम्ब्रियो। ठीक है, एंड और कुछ इसमें अगर ऐड करना चाहे तो ऑन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन। तो जब सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, फेवरेबल कंडीशंस मतलब कौन कौन सी होते हैं देखेंगे थोड़ी देर के बाद, बट जर्मिनेशन इज बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ द सीडलिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो। तो जैसे जाइगोट से एम्ब्रियो बना था, तो एम्ब्रियो के बाद सीडलिंग बनेगा, फिर सीडलिंग और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, ट्यूब्यूल बनेगा जो कि शूट सिस्टम बनाएगा, रेडिकल जो कि बनाएगा रूट सिस्टम। तो इस तरह से जर्मिनेशन बिगिन होता है, कमेंस। तो इस तरह से जर्मिनेशन का हमने डेफिनेशन देख लिया। तो अभी देखते हैं कि फेवरेबल फैक्टर्स या फिर फेवरेबल कंडीशंस कौन से होते हैं। तो द conditions for germination। तीन कंडीशन देखते हैं। एक होता है सूटेबल टेम्परेचर, नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्टिमम वाटर, एंड थर्ड इज ऑक्सीजन। हर एक के बारे में देखते हैं शॉर्ट में। सूटेबल टेम्परेचर क्यों रिक्वायर्ड है? कोई भी टेम्परेचर क्यों वर्क नहीं करता? सूटेबल टेम्परेचर को हम लोग दूसरे शब्द में बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। मीन्स द टेम्परेचर, optimum temperature is the most favorable or the most likely temperature which would result in maximum germination of the seed। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, तो उसके वजह से क्या होगा? तो सबसे पहली तो बात है कि सीड जनरली डॉर्मेंट स्टेट में होता है ना। डॉर्मेंट स्टेट में होता है, डॉर्मेंट मीन्स इनएक्टिव, वो कभी भी जर्मिनेट नहीं कर लेता, वो हमेशा डॉर्मेंट या फिर इनएक्टिव स्टेट में होता है। उसके बाद वो जर्मिनेटिंग स्टेट में कन्वर्ट होता है। और कब कन्वर्ट होगा? जब उसको यहाँ पर मिलेंगे कुछ फेवरेबल कंडीशंस। तो वो फेवरेबल कंडीशंस कौन सा है? टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, ऑप्टिमम मीन्स मोस्ट लाइकली, लेकिन मोस्ट लाइकली नहीं हुआ, उससे बहुत ज़्यादा हुआ, तो उससे क्या होगा? सीड का जो स्ट्रक्चर है उसको डैमेज हो सकता है, एंड उस ज़्यादा हीट के कारण वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। एंड दूसरा कि वेरी लो टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर वेरी मच बिलो द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर का रेंज जनरली होता है 25 डिग्री सी टू 35 डिग्री सी या फिर 40 तक भी जा सकता है। तो ये वाले टेम्परेचर रेंज में जो एंजाइम्स है वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव होता है। हाईली एक्टिव होने के कारण वो जर्मिनेशन बहुत इजीली कर पाता है और जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है। लेकिन व्हेन द टेम्परेचर राइजेस वेरी हाई और ड्रॉप्स और फॉल्स वेरी लो, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीजेस, द स्ट्रक्चर्स गेट डैमेज्ड एंड द germinating process or the process of germination is hampered to a great extent. So that's why temperature is an important factor that regulates germination or it is a factor which is very much responsible for occurrence or non-occurrence of the germination. Second है वाटर अवेलेबिलिटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्ट्रक्चर को समझाया था वहाँ पे राइट साइड में, माइक्रोपाइल करके। माइक्रोपाइल इज अ स्मॉल पोर जिसके अंदर वाटर आता है, उसके वजह से क्या होगा? प्रेशर एक्सर्ट होगा। जैसे सिंपल है, ये सीड है, इसके अंदर वाटर अगर भरते जाएगा तो उसके वजह से इसके वॉल्स पे प्रेशर आएगा। वैसे ही जैसे बलून में हवा भरते रहते तो उसके वॉल के ऊपर प्रेशर आता है, एक लेवल के बाद वो फट जाता है ना।
तो वैसे ही है सीड कोट या सॉरी सीड के माइक्रोपाइलर वो जो होल है उसके अंदर से वाटर आएगा और उसको सूटेबल टेम्परेचर अगर मिला, सूटेबल ऑक्सीजन मिला सॉरी, तो वो वाटर आने के बाद वो सीड का जो वॉल्स है फिर सीड कोट के अंदर प्रेशर एग्जर्ट होगा और उस प्रेशर की वजह से ऊपर से प्लूम्यूल बाहर आएगा, नीचे से रेडिकल बाहर आएगा और इस तरह से जर्मिनेशन होगा. सो इन दिस वे जर्मिनेशन विल टेक प्लेस. सो ऑप्टिमम वाटर अवेलेबिलिटी, जैसे ड्राई रीजन है तो ड्राई रीजन में वाटर अवेलेबल नहीं होता है, तो उस वजह से वो ऑप्टिमम जो प्रेशर क्रिएट होना हो, जो द प्रेशर विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड to extract the plumulin radical from the seed coat is not available. So water plays a very important role over here for activation of the activation मतलब inactive state से active state में convert करना, dormant से germinating state में. तो water plays an important role in this. ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड वाला ऑक्सीजन. अभी ऑक्सीजन क्यों रिक्वायर्ड है? काफी सिंपल है. अभी कोई भी प्रोसेस करना है, जैसे सीड है, सीड को जर्मिनेशन करना है, प्लूम्यूल बाहर निकालना है, रेडिकल को बाहर निकालना है, फिर प्लूम्यूल का शूट सिस्टम में कन्वर्जन करना है एंड ऑल दैट सेम प्रोसेसेस. तो फॉर दिस प्रोसेसेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड. तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? एनर्जी हम सब जानते हैं एटीपी से मिलता है. व्हाट इज एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. नाउ एटीपी कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. अब माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है उसी के ऊपर, ठीक है, तो इसके बाद वाला वीडियो रहेगा उसमें हम लोग देख पाएंगे. तो ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. तो ऑक्सीडेशन, इसको इरेज कर लेते हैं. तो ऑक्सीजन इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी. तो एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया. और उस ऑक्सीडेशन की वजह से क्या बनता है? एटीपी. और उस एटीपी से मुझे मिलेगा एनर्जी एंड उस एनर्जी की वजह से जर्मिनेशन इजीली हो पाएगा. ठीक है, तो अगर जर्मिनेशन करवाना है तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए एटीपी चाहिए, एटीपी के लिए ऑक्सीडेशन होना चाहिए. तो अगर ऑक्सीडेशन कब होगा? जब ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी हाई या फिर ऑप्टिमम होगा. हाई या फिर ऑप्टिमम बोल सकते हैं. ऑप्टिमम मीन्स द वन विच इज वेरी आइडियल फॉर द प्रोसेस टू कैरी ऑन. तो ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी प्रॉपर अमाउंट में होने की वजह से क्या होता है? ऑक्सीडेशन बहुत इजीली हो पाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. उससे अलग अलग ऑक्सीजन अगर प्रॉपर होगा तो एंजाइम का सिक्रीशन होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बहुत जल्दी रिलीज होता है. तो जितना ज़्यादा एटीपी रिलीज होगा उतना जर्मिनेशन और फास्ट होते जाएगा. तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी अगर कम हुआ तो कंडीशन क्या क्रिएट होगा? नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि ऑक्सीजन अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो गया, if the oxygen amount or the level of oxygen is decreased, a condition is created into the plant body. It is called as anaerobic condition. अब anaerobic condition मतलब devoid of oxygen, that is deprived of oxygen. And oxygen proper amount में होना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोबिक. तो दो होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनाएरोबिक. एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में है, एनाएरोबिक मीन्स इट इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन अगर प्रॉपर अमाउंट में होगा तो एटीपी बहुत अच्छे क्वांटिटी में बनता है. देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कौन सी प्रोसेस से, लेकिन बहुत एटीपी जनरेटेड इन वेरी हाई क्वांटिटी एंड गुड क्वांटिटी. बट इन एनाएरोबिक कंडीशन एटीपी इज वेरी मच लेस. मतलब एटीपी बनता है लेकिन इतना कम होता है कि उसका इतने लंबे या फिर इतने वास्ट प्रोसेस जैसे जर्मिनेशन उसमें उसका उतना ज़्यादा यूज नहीं हो पाता. तो दैट इज व्हाई ऑक्सीजन इज वेरी मच रिक्वायर्ड सो दैट एरोबिक कंडीशन इज क्रिएटेड इन द प्लांट बॉडी एंड जर्मिनेशन प्रोसेस टेक्स ऑन वेरी स्मूथली सो दैट प्लूम्यूल एंड रेडिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू
shoot and root system respectively. Okay. Now we are going to see different types of germination. So 3 types of germination are given in a book. Okay. First is epigeal, second is hypogeal and third is viviparous. तो देखते हैं जर्मिनेशन के टाइप्स. तीन टाइप ऑफ जर्मिनेशन देखेंगे. फर्स्ट इज एपिजियल, सेकेंड इज हाइपोजियल एंड थर्ड इज विविपैरस. ओके. तो सबसे पहले हम लोग एपिजियल को स्टडी करेंगे. एपिजियल जर्मिनेशन. एपिजियल जर्मिनेशन किसमें होता है? जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है पी सीड. ठीक है, तो पी सीड का एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखेंगे. तो जैसे आप डायग्राम में जो डायग्राम डिस्प्लेड है उसमें आप देख सकते हो कि एपिजियल जर्मिनेशन का डायग्राम यहाँ पर हम लोग को दिखाया हुआ है. तो ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में भी सेम डायग्राम है, ये भी सेम डायग्राम है. जस्ट यू कैन टेक अ लुक एट इट. ठीक है. नाउ अभी हम देखेंगे कि एपिजियल जर्मिनेशन का बेसिक मीनिंग क्या है. तो एपिजियल ये दो वर्ड से बना है. एपी मीन्स अबव एंड जियल ये वर्ड आया है ज्योग्राफी या फिर अर्थ से. जियो, जीईओ, जियो. तो जीईएल इज अर्थ एंड एपी मीन्स अबव. तो एपिजियल ये क्यों बोला गया है? मीन्स अबव अर्थ. अर्थ के ऊपर क्या आ रहा है? कॉटिलिडॉन्स के लिए बोला गया है. ठीक है. जो सीड जो है वो ग्राउंड के अंदर चले गया है और सीड ग्राउंड के अंदर से जर्मिनेट कर रहा है, सॉइल के अंदर से जर्मिनेट कर रहा है. जर्मिनेट होने के बाद प्लूमल रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है. प्लूमल रेडिकल इज फॉर्म्ड. ओके. एंड स्लोली एंड स्टेडीली cotyledons are developing. So as the seed is converting into a plant, the cotyledons are removed out of the ground. They come out of the soil. So that is why it is called as epigeal. Means आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो थोड़ी देर पहले हम लोग ने डायग्राम बताया था, तो उसमें ये जो कॉटिलिडॉन है वो ग्राउंड के सरफेस से ऊपर आ जाता है डेवलप होते टाइम. इसीलिए इसका नाम हमने या फिर इसलिए इसको एपिजियल, अबव द अर्थ, अबव द ग्राउंड ऐसा बोला गया. और इसमें इलोंगेशन कौन से पार्ट का होता है? तो द पार्ट दैट इलोंगेट्स. ठीक है, दो चीज याद रखना है इसमें, बस याद कैसे करेंगे वो भी बताएंगे. ठीक है. तो द पार्ट दैट इलोंगेट्स मतलब जो पार्ट इलोंगेट होता है यहाँ पर उसका नाम क्या है? देखो याद कैसे करना है. एपिजियल है, एपी है तो यहाँ पर लिख देने का हाइपोकोटाइल है ना. दो पार्ट देखा था स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में एक डायग्राम बनाया था, उसमें दो पार्ट देखा था. नीचे की तरफ था हाइपोकोटाइल, ऊपर की तरफ था एपिकोटाइल. ठीक है. तो एपिजियल जर्मिनेशन अगर है तो एपी आ गया. तो इलोंगेशन के टाइम क्या लिखना है? हाइपोकोटाइल. हाइपोकोटाइल इज इलोंगेटेड बिकॉज ऑफ दैट द कॉटिलिडॉन्स आर रिमूव्ड आउट ऑफ द ग्राउंड सरफेस. ठीक है, याद हो गया. दो चीजें, एपिजियल मींस एपी मींस अबव, जीएल मींस अर्थ. तो ग्राउंड के अंदर से बाहर आता है क्या? कॉटिलिडॉन्स. एंड कौन सा पार्ट इलोंगेट होने की वजह से कॉटिलिडॉन बाहर आ रहा है? तो वो है हाइपोकोटाइल. तो एपिजियल में हाइपोकोटाइल. तो यहाँ पर हाइपोजियल में क्या होगा आप जज कर सकते हो बहुत ही इजीली. हाइपोजियल, हाइपो मींस below and gl means earth. So during the development the cotyledons stay into the soil, they remain inside the soil. Okay. And यहाँ पर लिख देते हैं cotyledons and the part that elongates. So cotyledons they stay inside the soil.
एंड कौन सा पार्ट इलोंगेट होता है? जैसे उसमें एपीजियल था तो इलोंगेशन किसका हो रहा था? हाइपोकोटाइल। तो इसमें याद कैसे रखेंगे? है हाइपोजियल तो इलोंगेशन किसका होगा? एपिकोटाइल का। बहुत ही सिंपल है याद रखने के लिए, ठीक है। यहां पर हमने एग्जांपल किसका देखा था? पी का। पी का एग्जांपल देखा था हमने। यहां पर एग्जांपल किसका देखेंगे? मेज का देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एपीजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन। ठीक है, डायग्राम आप देख पाओगे तो दिस ये था दो डिफरेंट टाइप ऑफ जर्मिनेशन। दो पॉइंट्स था, एक तो कॉटिलिडॉन के बेसिस पे कि वो अबव द सॉइल रहेगा या इनटू द सॉइल या फिर दैट स्टेज इनसाइड द सॉइल, एंड दूसरा द व्हिच पार्ट ऑफ द सीड elongates. Okay. Now last part of the germination that we are going to see is viviparous germination. विविपेरस ये शब्द हमने सुना है सबने, ठीक है। We are familiar with this word and we know its meaning, ठीक है। तो दो शब्द we have heard two words, oviparous and viviparous. Oviparous हम लोग एनिमल्स के टर्म्स में यूज करते हैं, the animals that lay eggs, okay, that lay eggs outside their body are called as oviparous, to give the birth to the young ones. And viviparous are the animals that retain their young ones inside their body. For example, humans, है ना, जिनका यंग वन उनके बॉडी के अंदर ही होता है और अंदर ही उसका डेवलपमेंट होता है, उसको विविपेरस कहते हैं। और जो एनिमल्स एग देके एग बाहर देते हैं, उसका डेवलपमेंट बाद में होता है बाहर, उसको ओविपेरस कहते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में जनरली क्या होता है, जैसे मान लो एक प्लांट है, इसके ऊपर एक फ्रूट लगा हुआ है और फ्रूट के अंदर है सीड, है ना। तो fruit will fall off and it will fall on the ground and seeds will be liberated from that and plant body के बाहर seed का germination हो रहा है। ये काफी जनरल बात है, ठीक है। लेकिन कोई कोई प्लांट्स में कैसा होता है कि सीड का जर्मिनेशन जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसे होता है, दिस इज प्लांट बॉडी, इस पे फ्रूट लगा हुआ है, सीड अंदर है। तो ध्यान से सुनना, द डेवलपमेंट ऑफ द सीड टेक्स प्लेस इनसाइड द फ्रूट व्हाइल द फ्रूट इज अटैच्ड टू द प्लांट बॉडी। क्या कहा, फिर से एक बार, द डेवलपमेंट ऑफ द सीड टेक्स प्लेस व्हाइल द सीड इज इनसाइड द फ्रूट एंड द फ्रूट इज अटैच्ड टू द प्लांट बॉडी। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? Viviparous. Same context, viviparous in animals when the young one is born or when the young one is retained inside the parent body and its development takes place inside only. Similarly, in the context of plants, the fruit is attached to the plant body and the seed starts developing as the fruit is attached to the plant body. So this was all about viviparous germination. हाँ, तो एक लास्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं विविपेरस जर्मिनेशन का। जैसे एपीजीएल का देखा था हमने, हाइपोजीएल का देखा था, एपीजीएल का क्या देखा था? पी, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं गार्डन पी या फिर पाइसम सटाइवम जिसको कहते हैं। तो पी देखा था एपीजीएल का, हाइपोजीएल का क्या देखा था? मेज। एंड विविपेरस का हम लोग देखते हैं राइजोफोरा, एंड एक और है दूसरा सोनरेशिया, ठीक है, राइजोफोरा एंड सोनरेशिया। These are the different species of plants in which viviparous germination is seen. So this was all about the seed, its structure and germination. We had seen different structures of the seeds, its classification. Okay, what is germination? What are the factors responsible for germination? How it is affected? Then we came to different types of germination: epigeal, hypogeal, viviparous. So this is an overview of the chapter. You can
read it from the textbook and watch the video. It is important that you make notes while preparing, while watching the video, because it would be very helpful for you during the exam times, as you won't be able to read the complete text. So it is a must at the time of exams. Okay. So yes, we conclude the chapter over here. Thank you.